वीडियो की शुरुआत होती है और हमारी मेन लीड कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। उसे अब तक लग रहा था कि वो मर चुकी है, लेकिन जब उसका होश आता है तब उसे मालूम पड़ता है वो तो किसी महल में है। और जब उसकी नजर सामने जाती है तब उसे देखने को मिलता है कि एक आदमी दो फुलझड़ियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा था। वो आदमी से कहता है, अरे रोजालिया, तुम अभी भी मेरे बेडरूम के चक्कर लगा रही हो। वह तभी हमारी फीमेल लीड का नाम रोजालिया है और हम इसे रोज कहेंगे। रोज उस आदमी की तरफ देखती है और कहती है, मुझे पहले लगा कि यह आदमी एक औरत है, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, लेकिन क्या ये मेरी आफ्टर लाइफ है। चारों ओर देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेकोरेशन थोड़ा सा डिसेंट नहीं लग रहा। तो वो पीले बालों वाला लड़का रोज से कहता है कि सचमुच तुम्हारी जीत तो एकदम हैरान करने वाली है। एक व्यक्ति जो प्रिंस की वाइफ बनने के लिए किस्मत लिखा कर लाई वो इस तरीके का विचार कैसे रख सकता है, ये तो मेरे समझ के परे है। मैं तुम्हें बधाई देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। रोज उस आदमी की तरफ देखती है और कहती है, वैसे ये है कौन और ये लगातार कैसे बात कर रहा है, जबकि ये बंदा कब से मुझे एक अजीब नाम से पुकारे जा रहा है। सच बताऊं तो यहाँ की परिस्थिति मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन तभी उसके हाथों में दर्द होता है और उसकी मुट्ठी अपने आप बंद हो जाती है। वो अपने हाथों की ओर देखती है जो कि थोड़ी सी कटी हुई थी, लेकिन वो सोच में पड़ी थी कि उसकी मुट्ठी अपने आप बंद क्यों हो रही थी। वो लड़का रोज से कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर बहुत टाइम तक खड़े रहने का इरादा बना के आई हो। तब रोज का ध्यान उसकी बातों पर जाता है और वो कहती है, लगता है कि शायद से मैं यहाँ पर कोई बाधा डाल रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो आनंद में डूबा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि एक अजनबी की उपस्थिति उसके लिए परेशानी का कारण बन रही है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब वहाँ से जा ही रही थी तभी वो पीले बालों वाला लड़का उसे कहता है कि संभल के चलना, तुम मुझे अपना मंगेतर कहती हो, इसलिए जब अवसर टाइम आए तब यहाँ पर आकर थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया करो। इसकी बात सुन के रोज रुक जाती है और वो हैरान थी। वो कहती है, इसने कहा कि हमारी मंगनी हो गई है, तो क्या वो मैं हूँ। अब ये लोग इसका मजाक उड़ा के बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। और रोजालिया यानी कि रोज को कहता है, वैसे तो मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हो। वैसे अगर तुम चाहो तो हम एक साथ रह सकते हैं। और वो एक साथ रहने का मतलब अभी जिस पोजीशन में है उस तरीके के रहने की बात कर रहा है। और अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मेरे पैरों पर आके मुझे चूम भी सकती हो। अब इसकी ये बात सुन के रोजालिया रुक जाती है और धीरे धीरे उसके पास आती है। इसलिए पीले बाल वाला लड़का जो कि रोजालिया का मंगेतर है, वो रोजालिया को कहता है, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम सच में इतना बैडली मुझे इस तरीके से चाहती हो और तुम मेरे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो। लेकिन जब उसकी पलक झपकती है, रोजालिया गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह में मारती है और कहती है कि अपना मुंह बंद कर। और ये थप्पड़ बढ़ते ही वो दोनों जनानियां डर के यहाँ से भाग जाती है और अपना फिंगर दिखाते हुए उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं सब चाहती हूँ? नरक में जाओ तुम घिनौने कुत्ते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोजालिया बड़ी हैरान थी। वो कहती है, मैंने क्राउन प्रिंस को जोरदार थप्पड़ मारा, फिर भी मेरे हाथों में दर्द क्यों नहीं हो रहा। लेकिन एक मिनट रुको, उसके साथ दो मेड थी, दोनों बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। रोजालिया उनसे पूछती है, मेरे पापा कहाँ हैं? एक मेड डरते हुए रोजालिया से कहती है कि वो स्टडी रूम में है। वैसे रोजालिया कहती है, मैं इस रेलम की डुक के सबसे इकलौती बेटी हूँ। मेड की बात सुन के उस तरफ जाने लगती है, लेकिन मेड उसके रोकते हुए कहती है, माय लेडी, आप जिस तरफ जा रही है उस तरफ जाने का रास्ता नहीं है, वो तो लेफ्ट की तरफ है, सेकंड फ्लोर पर। अब रोजालिया पीछे मुड़ के उनको थैंक यू कहती है रास्ता बताने के लिए, लेकिन वो दोनों मेड को लग रहा था कि ये तो नागिन है और वो दोनों बेचारी डर के मारे नीचे बैठ जाती है। अब वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो कहती है, ऐसा लगता है कि मेरी रेपुटेशन यहाँ पर कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इस घर में आए हुए मुझे एक सप्ताह से ज्यादा हो गया। कम से कम अभी तो मैं पूरे घर में घूम सकती हूँ, लेकिन उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि उसे बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। वो समय बहुत ज्यादा खराब था। इससे पहले कि मैं अपना रिकार्नेशन का कारण जान पाती, मुझे एक समय में ऐसा लग रहा था कि मेरी करंट लाइफ में मेरे पिता का हाथों मेरी मौत हो जाएगी। वैसे ऊपर से मेरी माँ को भी बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है। वैसे तो ऐसा तब तक नहीं था जब तक मुझे एकांत के बहाने इस कमरे तक सीमित नहीं कर दिया गया, ताकि मैं उस स्थिति को समझ सकूं जिसमें मैंने खुद को पाया है। और ये मैंने खुद के साथ ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस चीजों को समझना था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और अभी तक मैं जो समझी वो ये था कि फर्स्ट, ये कर्ती का एम्पायर है, इस कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट राष्ट्र, लगभग 1000 वर्षों का इतिहास समेटे हुए ये साम्राज्य गड़ा हुआ है। सेकेंड, हमारा परिवार जो है वो प्रतिष्ठित रोसालिया ढकुल परिवार है। साम्राज्य में इस का नायकों और अग्रणी तलवारबाजी के बस के रूप में इस महाद्वीप में सब लोग जानते हैं। और लास्ट जो मेरे लिए है, मैं एलेना रोसालिया हूँ, डुक की एकमात्र बेटी और क्राउन प्रिंस की मंगेतर। और ये दुनिया एक नोवेल की भीतर की दुनिया है। एलेना रोसालिया नोवेल की एकमात्र लीड कैरेक्टर है, जिसको मैंने अपने पिछले लाइफ में पढ़ा था अपने एक दोस्त के बुक स्टोर से। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ क्यों पढ़ रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे पढ़ा, ये उपन्यास
फिर से इसके कैरेक्टर में मैं डल गई, जिस वजह से मुझे फिर से इसे और एक बार पढ़ना पड़ा। और पढ़ू भी ना क्यों, क्योंकि मैं ही वो लीड कैरेक्टर बन चुकी हूँ। मैंने जो कहानी पढ़ी थी उस कहानी की मेन प्रोटोगनिस्ट रोसेटा थी, एक ऐसी लेडी जो कि सफेद गुलाब की पंखुड़ियों जैसी थी और वो मेन लीड क्राउन प्रिंस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अपने प्यार को पाने के लिए उसने बहुत ज्यादा कठिनाइयों को सामना किया था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब उन सारे प्रॉब्लम को ऊपर ओवरकम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया और ये और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। दूसरी भाषा में कहूँ तो उस नोवेल के अंदर जो लेडी थी जो कि मेन प्रोटोगनिस्ट थी वो एक विलेन थी और वो विलेन अब मैं बन चुकी हूँ। अगर हम अपने पुराने प्रोटोगनिस्ट के बारे में बात करें जो कि यहाँ पर कहानी में विवरण किया गया है तो हमें पता चलता है कि उसने बहुत टाइप के कांड किया है, जैसे कि एक महिला को नीचे गिरा कर उसके ऊपर वाइन गिरा देना, दूसरों को बहुत ज्यादा असॉल्ट करना, किसी को पॉइजनस करना। वैसे ये तो क्राइम हो गया ना। हाँ, मैंने पास्ट लाइफ में अपने ऐसे क्राइम किए है, अब क्या ही कर सकती हूँ। और हाँ, उस क्राउन प्रिंस को मैं कैसे भूल सकती हूँ, उसने तो अपना दिमाग ही खो दिया। वैसे अगर मैं क्राउन प्रिंस के बारे में बात करूँ तो बता दूं कि एक इल माइंड सेट वाला क्राउन प्रिंस है और इस इल माइंड सेट वाला क्राउन प्रिंस की सच्चाई अभी तक हमारे मेन हीरोइन नहीं जानती थी। तो इतना इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वो हमारे मेन लीड को विलेन बनने से पहले की बात है। इसका मतलब ये है कि उसने पहले बहुत कुछ सहा था। तो हाउएवर बात कुछ ऐसी है कि अब मुझे पता चल गया है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे यहाँ पर सरवाइव करना होगा, इसलिए वो अपने डैड के पास जाती है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना है। मैं क्राउन प्रिंस के साथ अपनी सगाई को तोड़ना चाहती हूँ। वो अपने मन के अंदर कहती है इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी नहीं रखा, अगर मुझे आजाद होना है तो सबसे पहले इस घटिया रिलेशनशिप से मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन पिताजी उसके चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है, तुम अभी किस सिचुएशन में इस बात को कह रही हो और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ दोगी? किस विश्वास के साथ तुम्हें कह रही हो? क्या ये इतना आसान होता है? वेल, थोड़ी देर यहाँ पर शांति छा जाती है। एलेना सोच रही थी मुझे पहले से ही मालूम था कि इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला। मुझे डूक के एटीट्यूड के बारे में पहले से मालूम था। वैसे तो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था इसको जल्दबाजी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सचमुच मैटर करता है वो ये है इस दुनिया के लॉफ्टी स्टेटस, पावर और वेल्थ। ये सब वो चीजें हैं जो कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में अपने सपने में भी नहीं कर पाती। सारी चीजों को अपना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अभी मैं इसको जल्दबाजी में इसको ठुकरा नहीं सकती। इसलिए अपने पिताजी से कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा कि मैंने शायद कुछ जल्दी में जल्दबाजी कर दिया। कहता है कि वेल ठीक है, तुम्हारी एक्टिंग एक कुछ सस्पिशियस या फिर सरप्राइजिंग नहीं था। चलो अब मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, अब यहाँ से जाओ। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले यहाँ पर एलिना अपने डैड से कहती है कि वैसे मेरे पास और एक प्रपोजल है आपके लिए, क्यों ना आप मुझे यहाँ के उत्तराधिकारी बना दो, मैं आपके वंश को आगे तक ले जाऊंगी और मैं इस कारोबार को चलाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसकी ये बात सुनकर उसके पिताजी तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और गुस्से में दांत पीसते हैं उसे इस घर से लात मार के बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट डे भी जब एलिना अपने डैड से सब बात करने जाती है तब भी उसे लतिया के बाहर फेंक दिया जाता है। तीसरे दिन जब वो जाती है तब तो वहाँ पर नाकाबंदी ही लग चुका था। एलिना को दिखाया जाता है जो की सोफे पर बैठ कर आराम कर रही थी और वो सोच रही थी, हाँ 100 बार कोशिश करने के बाद यार वो कितने ज्यादा गुस्सैल है, वो मुझे आराम से अपने उत्तराधिकारी बना तो सकते थे, इतना ज्यादा रूड होने की क्या जरूरत है, मैं उत्तराधिकारी बनने के लिए मरे जा रही हूँ। भले ही मैं क्राउन प्रिंस के साथ सगाई तोड़ दूं, यदि मुझे ड्यूक का पद नहीं मिलता तो मैं एक बार फिर से किसी और के जीवन साथी बन जाऊंगी, शायद से हाँ। और उस स्थिति में मुझे बिना किसी पावर के जीना पड़ेगा, लेकिन मुझे उस तरीके का जीने का कोई भी इच्छा नहीं है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अंततः मुझे ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन वे ड्यूक लोग बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ अपना बारिश का हिस्सा ही देंगे और मुझे विदा कर देंगे। वैसे मैं कोशिश तो कर रही थी कि उस क्राउन प्रिंस की मुंडी उड़ा दी जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पिताजी मेरी मुंडी ना उड़ा दे कहीं पर। अब वो विजय थक हार के सोफे पर सो जाती है और वो सोचने लगती है सच कहा जाए तो जब तक वो डूक अपना दिमाग नहीं खो देता, यानी कि वो सटिया नहीं जाता, वो मेरे उत्तराधिकारी का पद नहीं छोड़ेगा। हालांकि मैं सच्ची एलेना नहीं हूँ, लेकिन एलेना के कारण मेरे भीतर जो भी गलत काम हुए हैं वो सब अब मेरे हैं। वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करती है, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही है। सबसे पहले मुझे सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आने वाले फ्यूचर में मुझे क्राउन प्रिंस के साथ शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। इसके अलावा हीरो हीरोइन की जो मुलाकात हुई थी, यानी कि फर्स्ट मुलाकात वो विंटर में स्नोफॉल के दौरान हुई थी, लेकिन अभी तो स्प्रिंग चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी मेरे पास अभी टाइम है और जब तक विंटर आता है तब तक मैं अपने आप को इतना ज्यादा काबिल बना लूंगी कि मैं डूक की सक्सेसर बन जाऊंगी और फिर क्राउन प्रिंस के साथ अपना एंगेजमेंट को तोड़ दूंगी और यही मेरी अल्टीमेट गोल है।
तभी वहाँ पर उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो कहती है कि अंदर आ जाओ। जब वो सामने देखती है तब उसे मालूम पड़ता है ये तो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। वो बिना किसी नोटिस के यहाँ पर आ टपकी थी। एलेना अपने मदर से पूछती है कि माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हो और बिना बताए आप यहाँ पर क्यों आई हो। उसके इस तरीके की बात सुनकर उसकी मदर तो बहुत ज्यादा कांप रही थी। वो कहती है कि तुम देख ही सकती हो। तब एलिना अपनी माँ को देखती है जो कि बहुत ज्यादा कांप रही थी। वो अपनी मदर से कहती है कि माँ आप चिंता ना करें, मैं चाय को कप का नहीं गिराऊंगी। शायद से उसकी मदर उससे कहती है क्या तुम इसके लिए सॉर हो। एलिना अपने बालों को अपने मुंह में दबाते हुए कहती है कि पहले मुझे लगा था कि ये सच नहीं होगा, लेकिन बस सच बात तो है कि ये सचमुच में सच है। एक्चुअली एलिना ऐसी बात इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूएल थी पिछले लाइफ में, इसलिए उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उसे अभी भी ऐसे ही सोच रही होगी। जबकि उसकी मदर एलिना से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम रोज अपने पापा के पास जाती हो, क्या कोई ऐसी कारण है जो तुम वहाँ पर जाती हो। तब एलिना अपने मदर से कहती है कि हाँ यह सच है कि मैं अपने पापा से मिलने जाती हूँ, लेकिन मैं इज्जत से और बहुत ही प्यार से बात करती हूँ। मैं क्राउन प्रिंस के साथ अपने एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हूँ। उस घटना के बाद उसकी मदर ये बात सुन के थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या क्राउन प्रिंस के साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन क्यों। एलिना कहती है कि हाँ, बल्कि ऊपर से मैं तो चाहती हूँ कि मैं इस फैमिली की वो एक उत्तराधिकारी बन जाऊँ और यहाँ के सारे शासन अपने कंधे पर ले लूँ। उसकी माँ इसकी बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान थी। वो अपने मुंह को अपने हाथों से बंद कर लेती और कहती है कि यार तुम सच में मेरी ही बेटी हो ना। जबकि एलिना सोच रही थी क्या ये सच में इतना ज्यादा शॉकिंग था। जबकि उसकी मदर इतने ज्यादा हैरान थी कि पानी का जग उठाकर सीधे पीने लगती है। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम सगाई को तोड़ना क्यों चाहती हो। एलिना कहती है कि हाँ बिल्कुल। एलिना अपनी माँ के हाथों की ओर देखती जो कि पानी की मग को पकड़े हुई थी और वो डर के मारे कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो एलिना की सारी बातें सुन रही थी। खैर अगर माँ से बात करके अच्छे तरीके से मैं इस मैटर को समझा सकती हूँ और कंट्रोल में कर सकती हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगी। एलिना अपनी माँ से कहती है सच बात तो है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस पागल के पीछे क्यों थी, यानी कि उस क्राउन प्रिंस के पीछे क्यों थी। मोरेओवर जब मैं अपने कमरे के अंदर बंद थी तभी मैं उसके बारे में ज्यादा सोचती थी कि मैं उसके पीछे क्यों पागल थी। उसकी मदर कहती है किसके पीछे, तो एलिना कहती है क्राउन प्रिंस के पीछे, और वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो एक है। इसी के साथ ये वाला फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। वो जोर से चिल्लाती है और कहने लगी वो एक दुष्ट है। उस पूरे टाइम मेरी आंखें अंधी थी, मैं प्यार में पागल हो चुकी थी। वो क्राउन प्रिंस कोई इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होता तो अपने मंगेतर के सामने इतनी बेशर्मी से कैसे मौज मस्ती कर सकता था। सबसे नीच और एक लाचार संतान जो रिसाइकल करने के भी लायक नहीं है, बच्चा जिसे कॉकरोच ने थूक दिया। और ऐसा दुष्ट इंसान क्राउन प्रिंस कैसे बन गया। सच कहूँ तो किंगडम का विनाश का शॉर्टकट है। उसकी बातें सुन के एलिना की मदर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। एलिना गुस्से में जब कहती है कि मुझे लगता है कि रॉयल हाइनेस अपने सही दिमाग में नहीं है, तब उसकी माँ अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देती है और डरते हुए कांपते हुए उसे कहती है एलिना अपने शब्दों से सावधान रहो। एलिना कहती है कि देखो मैं तुरंत ही इसे तिरस्कार करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात इतनी सी है उस हद तक क्राउन प्रिंस से शादी करना नहीं चाहती। वो अपनी माँ के हाथों में लेके कहती है मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए उत्सुक हूँ। मैं उनके साथ रहकर सीखना चाहती हूँ और उनके वंशावली में योगदान देना चाहती हूँ। ये सुन के एलिना की मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि एलिना तुम बदल चुकी हो। एलिना मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ बातें याद रखना। एलिना कहती है कि सच में बहुत ज्यादा स्वीट है और ये मेरी सारी बातें मान रही है। एलिना कहती है कि आप कंटिन्यू करें, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। तब उसकी माँ उसके कहती है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि हालात कितनी भी ज्यादा कठिन हो तुम हार नहीं मानोगी। तुम्हारे पाँव में जूते फिट आए या फिर तुम मुझसे गिर जाओ, लेकिन तुम डांस करना नहीं छोड़ोगी। एलिना कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी, आप ज्यादा चिंता ना करें। और याद रहे अगर तुम्हें किसी बुक को पढ़ना ना आता हो तो उसे जलाना मत, उसे रखना, उसे पढ़ने की कोशिश करना। और एक बात और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी माँ को कभी भी गाली मत देना। एलिना तब उनकी आंखों में देखते हुए कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखें। जिसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। उनकी आंखों में देख के ऐसा लग रहा था कि एलिना के बदले हुए स्वभाव ने उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है और उन्होंने इस चीज को स्वीकार भी कर लिया है। उन्हें यहाँ से जाते हुए देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके पिता के पास जा रही है उन्हें मनाने के लिए। लेकिन एलिना के पिता का स्वभाव देख के तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें मनाने में खैर कुछ टाइम तो लग ही सकता है। जबकि बताया जाता है कि आज से एलिना का उत्तराधिकारी बनने का शिक्षा शुरू होगा। एलिना हैरान थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली थी। वो तैयार हो जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद से ये सब जल्दबाजी में हो रहा है या फिर कुछ जल्दी शुरू हो गया। उसे रॉयल हाइनेस की तरफ से पूरी तरीके से ज्ञान और शिक्षा दी जा रही थी। अब वो डांस, हिस्ट्री क्लासेस और 100 साल
एक्सपेरिमेंट के साथ साथ अब वो स्वॉर्डमैनशिप भी सीख रही थी। जब वो स्वॉर्ड चला रही थी तब वहाँ के सारे लोग उसको देख के वाहवाही कर रहे थे। यह युवती तो सच में कमाल की है, इसका स्वॉर्ड चलाने का जो तरीका है वो सच में लाजवाब है। जब वो तलवारबाजी कर रही थी तब वहाँ पर एक आदमी आता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से ही देख रहा हूँ और मुझे बचपन से ही तुम काफी ज्यादा पसंद हो, तुम तो तलवारबाजी चलाने में काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी हो, बचपन से ही मैं तुम पर मोहित हूँ। जब मैंने बचपन में देखा था तो तुम्हें स्वॉर्ड में चलाने का काफी ज्यादा जुनून था, तुम्हारे पिता जैसे ही तुम्हारी हड्डियों का ढांचे हैं। लेकिन एलिना उसकी ज्यादा बात नहीं सुनती, वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है कि माय लेडी आप कहाँ जा रही है। अलीना उससे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग से बहुत ज्यादा नफरत है, मुझे अपनी क्लास के लिए यहाँ से जाना होगा। वैसे आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया सर डायर, आप अपना ख्याल रखें। जिसके बाद वहाँ से चली जाती है। तब डायर उसे चिल्लाते हुए कहता है कि जब भी तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो तुम यहाँ पर चली आना प्रैक्टिस करने के लिए, हम हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे यहाँ पर। लेकिन एलिना सोच रही थी कि माँ के कहने के बाद पिताजी शायद से कुछ चीजें आसान कर दी मेरे लिए। क्या मेरा उत्तराधिकारी बनना इतना सा तो आसान था? उस रात जब हम लोग डिनर पार्टी कर रहे थे तब मेरी माँ ने कहा कि मुझे अपने पिताजी से लड़ाई करनी है। एलिना पहला शौक थी कि वो अपने पिताजी से तलवारबाजी में कैसे जीत सकती है, लेकिन उसकी माँ बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चित थी। खैर ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनके झुकाव के कारण एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं परलोक सुधारने वाली थी। लेकिन एक बात तो पता चल गई है कि ये घर की रीढ़ है। जबकि उसकी माँ एलिना से पूछती है कि एलिना तुम्हारा शिक्षा आराम से चल रहा है, क्या तुमने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया? एलिना कहती है हाँ मदर, मैंने अपना क्लासेस पूरा कर लिया। तब उसकी माँ उससे कहती है हैरानी से, कह रही तुम ऐसे मत बोलो, तुम मुझे मॉम बोलो। एलिना हैरान हो जाती है, मुझे माँ क्यों बोल रही है मेरी माँ? तब उसकी माँ हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ मेरी प्यारी बच्ची। एलिना खुश थी, उसे लग रहा था कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ड्यूक के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है, लेकिन वो चाहती है कि उसकी माँ हमेशा हंसी खुशी रहे। दूसरी तरफ ड्यूक के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ड्यूक कहता है कि अंदर आ जाओ। हमें पता चलता है कि ये सेकंड सन है काउंट ऑफ वेलिंगस्टोन का, ये अभी एक क्राउन प्रिंस है और एलिना का ट्यूटर भी। एलिना के डैडी से पूछते हैं कि अभी सब कैसा चल रहा है। तब वो कहता है कि हमेशा की तरह वो इस बार भी लाजवाब थी। मैं जो उसे मार्शल आर्ट की चीजें सिखा रहा हूँ बहुत ही जल्दी से और तेजी से सीख रही है, और इस बार के लेसन में मैं उसे सिखाने वाला हूँ कि वह भी ड्यूक के सामने कैसे अप्रिशिएट करते हैं और ड्यूक के पद में कैसे रहा जाता है। तब इस बात को सुनकर ड्यूक को अपना पेन रोक देता है, वो थोड़ा सा घबरा जाता है और यहाँ पर थोड़ी देर शांति छा जाती है। तब वो हिम्मत करके कहता है क्या ग्रेस मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ड्यूक कहता है कि हाँ तुम कंटिन्यू करो। वो कहता है कि माय लॉर्ड मैं आपके बच्चे से आपकी अपेक्षा की सीमा का अनुमान नहीं लगा सकता, फिर भी मैंने जो देखा है उसके अनुसार लेडी एलिना में ऐसे गुण है जो उसे डेगडूम का अन्यथा उपयुक्त उत्तराधिकारी बनाता है। तब ड्यूक उससे कहते हैं कि एक नए खिलाड़ी के लिए ये काफी उदार मूल्यांकन है जो अभी अभी अपना पहला प्रयास को पूरा किया है, उसके लिए ऐसे शब्द बोलना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा। ट्यूटर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि लेडी एलिना बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख रही है और ये अच्छी बात भी है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गतिविधियाँ बहुत ज्यादा अजीब है, मैं उनकी बातें समझ नहीं पाता, फिर भी मैं इससे भी अधिक उनका सम्मान रखता हूँ। ड्यूक मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस हार्ड वर्किंग को नजरअंदाज ना करें। जिसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक बंदा बेड पर लेटा था, उसके पास एक बटलर था, वो बटलर रो रहा था और एक बंदा बेड पर लेटा था, वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। तभी उसके हाथों में मूवमेंट होती है और उसने अपनी आंखें खोल ली। ये देखकर वो बटलर काफी हैरान हो जाता है, वो तुरंत चिल्ला के उठता है और कहता है योर हाइनेस क्या आप ठीक हो? मैं आपका बटलर हूँ लॉयड। लेकिन वो बंदा जो बेड पर पड़ा था वो तुरंत ही उठ जाता है, उसके सर में काफी तेजी से दर्द हो रहा था। बटलर उसे कहता है कि योर हाइनेस अब इतनी तेजी से मत उठिए वरना आपके सर में और भी तेजी से दर्द होगा। लेकिन वो तब गुस्से से उस बटलर की ओर देखता है। तब बटलर हैरान हो जाता है। तब वो शांत होकर बटलर से पूछता है कि तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है? बटलर इसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि योर हाइनेस मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब वो तुरंत ही समझ जाता है और वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि योर हाइनेस मैं डैन हूँ, क्या आप मुझे भूल गए? क्या आपकी मेमोरी लॉस हो चुकी है? तब वो आदमी कहता है कि हाँ मेमोरी, चलो मैं इसे याद करता हूँ। जब वो अपने दिमाग में जोर डालता है तब उसे याद आता है थोड़ा थोड़ा कि वो तो अपने भाई बहनों के साथ एक पार्टी में था जो कि जश्न मना रहा था। लेकिन तभी उसके हाथों में उसके बाल आते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बाल इतने लंबे क्यों हो चुके हैं? क्या मैं बहुत दिनों से अनकॉन्शियस था? तब वो उस बटलर से कहता है कि प्लीज मुझे एक मिरर ला दो, मुझे अभी अभी मिरर देखना है। तब वो बटलर कहता है कि हाँ ठीक है थोड़ी देर रुके मैं लेके आता हूँ। जब डैन आईना लेके आता है और जब वो आईने में अपने रिफ्लेक्शन देखता है तब वो काफी ज्यादा हैरान था। वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन है। ये चेहरा तो उसका था ही नहीं कभी।
वो पागलों जैसे हरकतें कर रहा था। वो डैन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। डैन उसे कहता है कि योर हाइनेस मेरा नाम डैन है, क्या मैं यहाँ पर हूँ फिर भी आप मुझे भूल गए। तब वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे चोट को देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे सच में उसका बहुत गहरी चोट लगी है, तो चलो तुम मुझे स्पष्ट करो कि मुझे ये चोट कैसे लगी। तब डेन उसे बताता है कि योर हाइनेस क्राउन प्रिंस के साथ आपका छोटा मोटा एक झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के दौरान आप सीढ़ियों से नीचे गिर गए और जब आपको पाया गया तब आप इस हालत में थे। लेकिन अगर रॉयल डॉक्टर और भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते आपको तो हम मुझे नहीं लगता कि आपकी याददाश्त भी जाती, आपकी याददाश्त सही सलामत होती अब तक। अब वो सोचने लगता है कि पहला उसका रिवन हुआ है प्रिंस के तौर पर, न कि क्राउन प्रिंस के तौर पर। ऐसा लगता है कि उसके यहाँ पर सक्सेस होने का चांस थोड़ा सा कम है। डेन यहाँ पर काफी कुछ उसे समझाता है लेकिन उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बस उसे देखते जा रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एलिना के डैड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एलिना को कह रहे थे मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातचीत करना है। एलिना हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आज से पहले कभी भी मेरे पिताजी ने मुझे अकेले में बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया, आज कौन सी मैटर हो गई है। फिर वो अपने डैड के पास जाती है, उनसे पूछती है कि आपको मुझसे क्या बातचीत करनी है।